Hello everyone. Visakhas $120 billion dream that India's next global economic hub. क्या मतलब है इसका? कहाँ है विशाखा इकोनॉमिक रीजन? क्या है ये? कौन से स्टेट में है? आज इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। बट एक बार सोच के देखो कि क्या वजह रही है कि दुबई इतना डेवलप किया, क्या वजह रही कि शंघाई इतना डेवलप किया? बिकॉज दे वर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट्स आफ्टर गवर्नमेंट्स, ताकि वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ वहाँ पे जो स्पेशलिटीज़ हैं उस पे वो हुनर प्राप्त कर सके। ठीक है, जैसे शंघाई में मैन्युफैक्चरिंग हब बना, दुबई में आपको टेक्नोलॉजी हब एंड पोर्ट शिपिंग पोर्ट्स का हब बना। क्या उसी तरह हम लोग भी क्लस्टर डेवलपमेंट जैसी कुछ चीज़ सोच के, जैसे हम आईटी में स्पेशलाइज करते हैं तो आईटी के क्लस्टर डेवलपमेंट की बात सोच के क्या हम लोग भी उस तरह का एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं? तो इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि कैसे आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और उन 8 डिस्ट्रिक्ट को एक साथ डेवलप करना विद स्टेट एंड प्राइवेट फाइनेंसेस, सो दैट वी विल सी, ताकि उसके साथ साथ आपकी जो करंट इकोनॉमी है उन 8 रीजन्स की $49 बिलियन से बढ़ के $120 बिलियन हो जाए बाय जस्ट 2032। सोच के देखो ये बात, आज 2025 है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 चल रहा है। तो आने वाले मात्र 7 सालों में, इन जस्ट 7 years, ही वॉन्ट्स टू लाइक ट्रिपल द इकोनॉमी फ्रॉम दीज 8 रीजन्स। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। कैसे ये पूरा हो सकता है, क्या इसमें रोड ब्लॉक्स हैं, ये सब जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। तो आज हम चर्चा शुरू करते हैं अपनी VER को लेकर, नॉट वर्जन बट विशाखा इकोनॉमिक रीजन। कहाँ है ये विशाखा इकोनॉमिक रीजन और कैसे आप इसको समझने के लिए थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं दिल्ली NCR का रीजन। तो दिल्ली NCR यानी दिल्ली और उसके अराउंड के 8 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ताकि सारा लोड दिल्ली के ऊपर ना हो बल्कि जो आसपास के रीजनल आपके शहर हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके और दिल्ली के ऊपर से लोड कम हो सके, जैसे नोएडा हुआ, ग्रेटर नोएडा, आपका गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, इस टाइप से। उसी तरह विशाखापट्टनम को एज अ बेस बना के, बिकॉज विशाखापट्टनम की कुछ अपनी खासियतें हैं जो हम आगे देखेंगे, पोर्ट सिटी भी है वो, तो उसको बेस बना के उसके अराउंड 8 डिस्ट्रिक्ट को एक साथ डेवलप करना है विथ कनेक्टिविटी, विथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंड ऑल्सो स्किल्ड लेबर। ठीक है, तो क्या क्या है? टारगेट इकोनॉमी $120 बिलियन, जॉब क्रिएशन 2.4 मिलियन प्लस, यानी 24 लाख से ज़्यादा जॉब्स इन्हीं जगह पे। उसके साथ साथ आपको कोर आइडिया बता दें कि एक सेल्फ सस्टेनिंग, इंडस्ट्रियल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाई स्किल्ड लेबर एंड टेक्नोलॉजी हब, सो दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन इंप्रूव फॉर द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओवरऑल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, वाई सीएम चंद्रबाबू नायडू इज नोन फॉर ऑल दीज थिंग्स विथ ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं और क्या इस मॉडल को दोहराया जा सकता है भारत में कहीं और, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। हाउ टू बिल्ड अ मॉडर्न इकोनॉमी फ्रॉम ग्राउंड अप, इसके लिए तो जाने जाते हैं सीएम नायडू साहब। ठीक है, तो इस कोर प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? मतलब ये तो एक तरह से बॉम्बशेल ड्रॉप हो गया है आंध्र प्रदेश की तरफ से कि वी विल बी द फ्रंट रनर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट। मतलब कोई ऐसा सोचा नहीं होगा कि आप 3 गुना डेवलपमेंट कर सकते हैं अगले आने वाले 7 साल में। तो इसकी कोर एरियाज क्या हैं, कोर एरियाज ऑफ ग्रोथ क्या हैं? तो 41 कोर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें से, जिसमें से मोस्टली फोकस कहाँ है? न्यू होम्स। अब आप 8 नए शहर बसाएंगे तो आपको नए शहर में नए घर भी बनाने होंगे जहाँ पे लोग आके रह सकें और काम करने पे जा सकें। तो 7.5 लाख नए होम बनेंगे, यानी सप्लाई ऑफ होम्स विल इंक्रीज, दैट विल मेक द प्राइसेस अफोर्डेबल फॉर द न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी ताकि वाइब्रेंट अर्बन सेंटर बन सके, और ये वाइब्रेंसी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग चंडीगढ़ के बारे में सुनते हैं कि इंडियाज फर्स्ट डेवलप्ड सिटी दैट वाज प्लान्ड, वैसा प्लान्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर प्रूफ करना है सिटी को। साथ ही साथ आप देखेंगे 5 लाख हाई स्किल्ड IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब, बिकॉज इंडिया इज IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हब ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी स्पेशलाइजेशन को हम लोग फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ेंगे और 5 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे सिर्फ इसी रीजन में। और ये इनिशियल 5 लाख जॉब्स है, ये जॉब नंबर
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट में बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप 8 रीजन्स को या 8 डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करते हैं तो उसके अराउंड सराउंडिंग में काफ़ी सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ शुरू होती है, तो इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशंस विल बी मच हायर। ठीक है, 20,000 हेक्टेयर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, एंड क्लस्टर विल बी मेड। क्लस्टर डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इन 5 लाख हाई स्किल्ड IT इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब में 2 मिलियन रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी बनाई जाएंगी, यानी कि आउट ऑफ टोटल जॉब्स क्रिएट होंगे लगभग 25 लाख के आसपास, उसमें से ऐसा देखा जाएगा कि 20 लाख यानी 2 मिलियन के आसपास जॉब्स वर्क फ्रॉम होम हो, और 5 लाख हाई स्किल्ड जहाँ पे लेबर की ज़रूरत है आपको इंडस्ट्रीज में, वैसी जॉब से क्रिएट की जाए। यानी कि लगभग समझ लो कि डायरेक्ट जॉब क्रिएशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन मिला के लगभग 5 मिलियन जॉब बनाने का लक्ष्य है आने वाले 10-15 सालों में। बहुत बड़ा नंबर है ये सिर्फ एक स्टेट के द्वारा। एंड 77 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन। बट ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो सोचो कितने सारे इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी, कहाँ से आएगा ये इन्वेस्टमेंट, क्या ये फेल तो नहीं हो जाएगा, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आंध्र प्रदेश का इन डेवलपिंग सिटीज़ फ्रॉम जीरो अप, तो वो सब बात अब हम लोग करते हैं। साथ ही साथ विशाखापट्टनम क्यों, इस विशाखा इकोनॉमिक रीजन में विशाखापट्टनम को ही क्यों चूज़ किया गया? बिकॉज विशाखापट्टनम इज ऑलरेडी अ डेवलप्ड टाउन सिटीज। ठीक है, यहाँ पे हाई स्किल्ड पीपल की कमी नहीं है। पहली चीज, ये कंपैरेटिवली सेफर है, यहाँ पे अनरिलेटेड वेदर इवेंट्स नहीं होते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा विशाखापट्टनम को एज अ सेंटर बनाने में, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पूरी साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया की मार्केट को कवर कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी कवर कर सकते हैं। यानी आपका ईस्टर्न जो मैरीटाइम रूट्स हैं उसको आप पूरी तरह से लेवरेज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो है ही, बिकॉज इट्स अ मेजर गेटवे यानी मेजर पोर्ट ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट, यानी ईस्टर्न आपके जितने भी मार्केट्स हैं आप उसको कवर कर सकते हैं ईजिली। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर बिकॉज विशाखापट्टनम इज ऑलरेडी अ डेवलप्ड सिटी, वहाँ पे नेवल बेस है, नेवल शिपयार्ड्स हैं, तो वो डेवलप्ड है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वहाँ के लोग स्किल्ड हैं, तो उन्हें मालूम है कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ानी है। तो अगर ऐसी लोकेशन आपको बनी बनाई मिल रही है तो क्यों नहीं उसके ऊपर थोड़ा अराउंड उसका डेवलप किया जाए और रीजनल डेवलपमेंट करके इस पूरे इकोनॉमिक रीजन से हम लोग बेनिफिट ले सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा सके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम कर सके, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को कम किया जा सके। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल बेस भी है। क्यों है? बिकॉज ऑफ नेवल शिपयार्ड, हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंडस्ट्री का बेस ऑलरेडी है। आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी IT सिटी एग्जिस्ट करती है, साइबराबाद, हैदराबाद। ठीक है, उसके अलावा ये एक नई इलेक्ट्रॉनिक IT सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है पूरा रीजन डेवलपमेंट करने के लिए। साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल इज देयर, यानी अ लार्ज पूल ऑफ हाईली स्किल्ड एजुकेटेड लेवल इज प्रेजेंट इन विशाखापट्टनम, इन एंड अराउंड विशाखापट्टनम इटसेल्फ। तो इतने सारे अगर आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो क्यों ना इसको चूज किया जाए। सिर्फ एक पॉइंट भी होता ना, प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट, तब भी विशाखापट्टनम बेस्ट होता, बट यहाँ तो अब उनके पास 4-5 पॉइंट्स हैं जो उनके फेवर में काम करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इस बात को कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं हम, द नायडू फैक्टर। तो चंद्रबाबू नायडू को ऐसे ग्राउंड अप अप्रोच में, ठीक है, सिटीज बिल्ड करते हुए कई बार आपने सुना होगा, चाहे वो साइबराबाद हो, हैदराबाद के अंदर IT सिटी बनाना, चाहे उसके बाद अमरावती हो जिसको आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे थे वो, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस एंड अदर फाइनेंशियल स्ट्रेन्स वो पूरा नहीं हो पाया, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड पूरी तरह खराब है, ऐसा भी नहीं है कि रिकॉर्ड पूरी तरह अच्छा है, इट्स इन द मिडिल समवेयर। ठीक है, तो अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने जो सक्सेस है उससे भी सीख सकते हैं, ताकि कैसे हम डेवलप या ग्रोथ कर सके अपने नए रीजन को, जो कि है विशाखा इकोनॉमिक रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और ये की हो सकती है, एक मॉडल हो सकता है जिससे बाकी सारे स्टेट्स सीख सकें। ठीक है, तो विजन 2020 जो था जब चंद्रबाबू नायडू CM थे, तो वो लेट 90s से CM बने, और वो क्रिएशन ऑफ साइबराबाद इन हैदराबाद, यानी जिसको हम हाईटेक सिटी बोलते हैं हैदराबाद का, उसके डेवलपमेंट में काम आया, और ये ट्रांसफॉर्म किया हैदराबाद को इंडिया का मॉडर्न IT सिटी बनने में। यानी वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी MNCs थी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने अपना चूज़ किया सेंटर बनाना हैदराबाद पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर को साथ लेके या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को साथ लेके डेवलपमेंट किया गया था।
ठीक है, इसके साथ क्या है इसकी प्लेबुक? स्ट्रैटेजी इज फेमिलियर, आइडेंटिफाई अ हाई पोटेंशियल एरिया, क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अट्रैक्ट मैसिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। ना सिर्फ डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, बट जो आपका विशाखा इकोनॉमिक रीजन है वो इससे भी 10 गुना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि साइबराबाद और IT सिटी, हाईटेक सिटी इज अ प्लेस, इज अ IT पार्क, इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनसाइड हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। बट ये तो विशाखापट्टनम एंड अराउंड 8 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा है ये जो विजन लेके चल रहे हैं अब चंद्रबाबू नायडू। बट ऐसा नहीं है कि साइबराबाद बना लिया तो फेलियर्स नहीं हुए, फेलियर्स वर ऑल्सो देयर। फेलियर्स क्या थे कि अमरावती प्रोजेक्ट जो था, जो एक नई सिटी बनाना था ग्राउंड अप से और आंध्र प्रदेश की कैपिटल उसको क्रिएट करना था, बिकॉज ऑफ इलेक्शन हार गए थे वो, तो अमरावती प्रोजेक्ट को, एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा बिकॉज इट इंक्रीज द स्टेट का डेट। फाइनेंसेस खराब हो गए स्टेट के। स्टेट फाइनेंसेस अगर खराब होंगे तो फिर बंद तो करना ही पड़ेगा। प्लस पॉलिटिकल रीजंस वर देयर, भाई चुनाव हार गए, कोई नई पार्टी आ गई तो उन्होंने बंद कर दिया। अगर काम होता रहता तो हो सकता है कि आज हम अमरावती सिटी भी देख रहे होते। ठीक है, अमरावती हैज इट्स ओन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अमरावती प्रोजेक्ट में यहाँ पे ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी बनानी थी आंध्र प्रदेश की, जब से आंध्रा और तेलंगाना अलग हुए थे तब। ठीक, बट फंडिंग चैलेंजेस रहे, लैंड एक्विजिशन का इशू रहा, प्लस मैनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वर देयर, तो ये प्रोजेक्ट कभी पूरा हो नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इंडिया में, लोनावला है और बहुत सारे हैं। ठीक है, स्टेट फाइनेंसेस की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो डेट है वो अनसस्टेनेबल लेवल्स पे बढ़ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिटी डेवलपमेंट, जो उनका पेट प्रोजेक्ट था कि हम इसको डेवलप करेंगे एज द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ऑल्सो हम देखते हैं कि अगर एक बार का धोखा खाए हुए हैं, आंध्र प्रदेश के पास पैसा तो है नहीं, बिकॉज दे आर यूजिंग डेट, प्रीवियस डेट जो था स्टेट के कैपिटल बनाने में वो भी वापस करना है। तो ये $100 बिलियन के लिए ये इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से? वेयर विल द इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम? तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हेविली रिलाई करता है प्राइवेट प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स को साथ लाने में, कि वी विल मेक अ सिटी फॉर यू बट यू विल हैव टू इन्वेस्ट विथ अस। और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे क्योंकि डिपेंड करता है पूरा का पूरा मॉडल, तो हमको देखना होगा कि क्या ये प्राइवेट इन्वेस्टर या इंटरनेशनल इन्वेस्टर वाकई ट्रस्ट करते हैं इस गवर्नमेंट को, या वाकई ट्रस्ट करते हैं कि आने वाली अगली गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर देगी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस। दैट विल बी हार्ड टू टेल नाउ, बट ये रिलाई करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो कुछ हमारी ग्लोबल इंस्पिरेशंस होंगे। ग्लोबल इंस्पिरेशंस बोले तो कि कुछ ऐसा होगा जिसको ध्यान में रख के इतना बड़ा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो दो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक है ये शेंजन चाइना का और एक है जाफजा एयरपोर्ट, मतलब वो पोर्ट को जो अपना दुबई का है। तो आप देखते हैं कि शेंजन रीजन जो है चाइना में, ये मॉडल हाई टेक लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार ने काफ़ी सहूलियतें दी। ठीक है, किसको? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया, चीपर लोन्स दिए, लैंड रिफॉर्म्स किए, सस्ती दरों पे लैंड दिया गया, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, द लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड एक्विजिशन की जो प्रॉब्लम अमरावती में थी वो यहाँ भी होगी। इसको कैसे डील करती है गवर्नमेंट? नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू लुक फॉर इट। गवर्नमेंट को ईज ऑफ लैंड एक्विजिशन करना ही होगा। अगर प्राइवेट प्लेयर नहीं लैंड ले पा रहा है तो गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ लैंड बैंक, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं आती है, लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया? फॉरेन एक्सपर्टीज को और फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया गया। यही चीज़ जब VER में आएगी, यानी विशाखा इकोनॉमिक रीजन में आएगी, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के साथ करेंगे, जो शेंजन रीजन में मैन्युफैक्चरिंग के साथ किया गया, यानी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के साथ किया गया। अब अगर हम दुबई की बात करते हैं तो दुबई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो दैट जो कंटेनर मूवमेंट है या लॉजिस्टिक्स मूवमेंट है उसका सेंट्रल हब बन सके दुबई, सेंट्रल हब। और इस बात का फ़ायदा उठाया है दुबई ने और सेंट्रल हब बन के दिखाया है। और इसी के साथ साथ क्योंकि एक रीजन में उन्होंने बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया, तो उसकी वजह से पूरा दुबई डेवलप होने में काफ़ी हेल्प मिली है, काफ़ी हेल्प मिली है इस बात से। तो इन दोनों चीज़ों से हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों एक्सपर्टीज़ है विशाखापट्टनम में। क्या क्या है?
कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, यानी रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का। और साथ ही साथ क्योंकि विशाखापट्टनम के पास एक पोर्ट है, तो उस पोर्ट सिटी को इंटरनेशनल प्लेयर्स और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर एक बड़ा पोर्ट बनाया जा सकता है, जहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा सके और एक ग्लोबल सप्लाई चेन हब का पार्ट बनाया जा सके विशाखापट्टनम पोर्ट को। इन दोनों स्टडीज से हम लेवरेज ले सकते हैं। ठीक है, तो हम विशाखापट्टनम के कौन से पोर्ट को डेवलप करेंगे? भोगमपुरम पोर्ट को। ठीक है, तो कोर आइडिया क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट थ्योरी। क्लस्टर डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है कि सिमिलर टाइप ऑफ सेक्टोरल डेवलपमेंट करना चाहिए और सिमिलर टाइप ऑफ सेक्टोरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए इन अ क्लस्टर और इन अ रीजन। तो एक रीजन में सिमिलर टाइप ऑफ ग्रोथ अगर होगी तो इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। कि एक ही जगह आप सिमिलर टाइप की चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, तो जैसे मान लो कि 10 कंपनीज आपने खोली और इन्वेस्ट किया, तो ज्यादा इस बात का श्योरिटी रहेगा कि उसमें से उस 10 में से कम 7 या 8 कंपनीज चल जाएंगी। इंस्टेड ऑफ 10 अलग अलग तरह की कंपनी खोलोगे तो हर एक कंपनी के सक्सेसफुल होने का चांस कम हो जाएगा, 1 या 2 कंपनीज चल पाएंगे। तो क्लस्टर डेवलपमेंट थ्योरी ये कहती है कि एक जैसे क्लस्टर्स स्पेसिफिक इंडस्ट्री लाइक आईटी, ऑटोमोबाइल, जैसे हम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स लेके चल रहे हैं, उसका ज्योग्राफिक क्लस्टर अगर बनाया जाए तो इट कैन क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ, क्योंकि हर एक कंपनी दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंस दिखाएगी और आपस में एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल लेके आएगी और फिर उसको ग्लोबल सप्लाई चेन का आप पार्ट बना सकते हैं। उस ओवरऑल डेवलपमेंट को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बना सकते हैं कि बिना इंडिया के हेल्प का आपने कई सारे आईटी सर्विसेज या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं बना पाएंगे। ठीक, इसी के साथ साथ अब ग्लोबल इंस्पिरेशन भी ले लिया, पॉजिटिव्स भी देख लिए, वर्चुअस साइकिल भी देख ली, बट देयर विल बी सम रोड ब्लॉक्स। ठीक है, और रोड ब्लॉक सबसे बड़ा क्या है? द डिपेंडेंस ऑन द प्राइवेट फंडिंग। द डिपेंडेंस ऑन द प्राइवेट फंडिंग, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस है तो हमको अब प्राइवेट प्लेयर्स को या इंटरनेशनल प्लेयर्स को ये कन्विंस करना है कि नो मैटर विच गवर्नमेंट इज देयर, द गवर्नमेंट विल ऑलवेज सपोर्ट दिस विशाखा इकोनॉमिक रीजन, सो दैट कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर प्राइवेट प्लेयर आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देख रहा है, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स भी देख रहा है। बट अगर ये बार बार आए कि देखो गवर्नमेंट बदलेगी तो फिर इन लोग की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो जाएगी, दिस टू एंड फ्रो ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिड्यूसेस द डेवलपमेंट, रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो ये ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना होगा कि ये जो विशाखा इकोनॉमिक रीजन का मॉडल है दैट विल बी परपेचुअल, हमेशा चलेगा ये, नो मैटर व्हाट द पॉलिटिक्स इज। ठीक है, तो सबसे पहली बात है फंडिंग। तो सिक्योरिंग बिलियंस इन प्राइवेट फंडिंग इन अ कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट, ठीक है, इज द बिगेस्ट चैलेंज। उसके बाद आता है जो हमने बोला लैंड रिफॉर्म। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स अक्वायरिंग दिस 1 लाख एकड़ ऑफ लैंड विल बी वेरी टफ, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग डिमांड होगी, आप सबकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। कोई किसी बात के लिए लड़ रहा होगा, कोई किसी बात के लिए कोर्ट केस कर देगा। तो आप कैसे लैंड रिफॉर्म्स लाके या कैसे आप अपनी जनता को कॉन्फिडेंस में लेते हैं सो दैट योर लैंड एक्विजिशन बिकम्स स्मूदर, दैट वी विल हैव टू सी। और उसके साथ साथ क्योंकि आप 8 नए सिटीज ग्राउंड अप बना रहे हैं तो यू विल हैव टू कट ट्रीज, यू विल हैव टू रिलोकेट द एनिमल्स। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी रहेंगे इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब नई बिल्डिंग्स बनेंगी तो धूल होगा, पोल्यूशन होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का भी थोड़ा सा खतरा रहेगा। एंड विथ आंध्र प्रदेश बीइंग ऑन कोस्ट लाइन तो ये खतरा थोड़ा और बढ़ जाता है। ठीक है, लैक ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का। तो ये सब हमारे चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि कमी है। दीज आर चैलेंजेस दैट कैन बी ओवरकम, दैट कुड बी ओवरकम। इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, सो दैट बोथ इन्वेस्टर्स एज वेल एज लोकल पीपल आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। इससे पहले कि कोई प्रॉमिस किया जाए, कॉन्फिडेंस में लेना लोगों को बहुत ज़रूरी है। अपने मन मर्जी से ना करें, डेमोक्रेसी का थोड़ा ख्याल रख के काम करें। ठीक, तो फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है? देखो 2 ही सिनेरियो हो सकता है फ्यूचर आउटलुक में, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो डेवलपमेंट हो ही जाएगा या तो फिर आधे पे काम खत्म हो जाएगा। तो या तो वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ होगी या विशियस साइकिल होगी। वर्चुअस साइकिल कब होगी? जब सब कुछ स्ट्रीमलाइंड हो जाए। स्ट्रीमलाइनिंग होने के साथ साथ आपका जो वेल ऑयल्ड मशीन की तरह इन्वेस्टमेंट से लेके डेवलपमेंट तक का काम हो रहा हो, यानी कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं है, फाइल्स पास हो रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लैंड एक्विजिशन इज ईजियर,
that is leading to private investment creating more jobs, better standard of living, more income, more demand, virtuous cycle of growth। ज़्यादा डिमांड हो रही है क्योंकि लोगों के पास अच्छी सैलरीज है। तो वर्चुअस साइकिल क्या है? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स बनाना, लैंड एक्विजिशन करना, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान करना और फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना और एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना इंटरनेशनल कम्युनिटी में टुवर्ड्स दिस विशाखा इकोनॉमिक रीजन। बट क्या ये विशेष साइकिल भी हो सकती है, यानी कि डी ग्रोथ की तरफ भी जा सकता है, जो अमरावती के साथ हुआ? हो सकता है, क्योंकि अगर ये ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने में डिले किए, ये कमज़ोर पड़ गए, तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने वाला है, अब किसी भी वजह से वो कम हो सकता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक डिले हो, जो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई हम फाइल नहीं आगे बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द डिलेस, या फिर आपने अपने लोकल पॉपुलेशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उसकी वजह से लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑल दीज थिंग्स विल इरोड द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाएगा। अब वो कॉन्फिडेंस जाएगा तो वो पैसे नहीं लगाएगा, पैसे नहीं लगाएगा तो फिर एक ये ऐसा ही सा स्ट्रक्चर आधा बना हुआ रह जाएगा, फिर ऐसा ही आधा स्ट्रक्चर बना हुआ रह जाएगा। और जो हम 21st सेंचुरी की सिटी बना रहे थे, सस्टेनेबल सिटी दैट इज सेल्फ डिपेंडेंट, वो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट की है। और इन्वेस्टर क्लाइमेट बनाना सबसे मुश्किल है जब तक आप अपने जो आपके पास जो ट्रेडिशनली आप सोच लेके चल रहे हैं उसको जब तक चेंज नहीं करेंगे, लिबरल ऑर्डर लेके नहीं आएंगे, इकोनॉमिक लिबरल ऑर्डर, तब तक ये प्रॉब्लमैटिक रहेगा। ठीक है, लीगल बैटल से प्रॉब्लम में आएंगे अपने इन्वेस्टर्स कि लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा है तो लीगल बैटल में फंस जा रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट वी विल हैव टू लुक फॉर, ताकि हम वर्चुअस साइकिल पे ही रहें। और ये जो डेवलपमेंट मॉडल है हमारा $49 बिलियन से $120 बिलियन तक जाने का अगले 7 सालों में, उसको पूरा करते हुए देख सके, ताकि जो हमारे लेस डेवलप्ड रीजन है जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा, वो ये मॉडल को अपने स्टेट में अपने अपने हिसाब से ट्वीक करके लागू कर सके और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है बाय 2047 बढ़ सके और हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन सके। ठीक है, एक ये मॉडल की तरह काम कर सकता है, बट चीज़ें सही होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। ठीक है ना? तो क्या है, दिस इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। पोटेंशियल बहुत है इसमें। पोटेंशियल बहुत इसलिए है क्योंकि लोकेशन बहुत सही है, पोर्ट का एक्सेस है, लोकेशन बहुत सही है, उसके साथ साथ हाई स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी है, उसके साथ साथ एक ये प्रूवन प्लेबुक है जो साइबराबाद में हम देख चुके हैं। ठीक है, ये हो चुका है पहले, बट एग्जीक्यूशन इज द की, कि ब्यूरोक्रेटिक डिले कैसे कम करना है हमें, लैंड एक्विजिशन को कैसे ठीक करना है हमें, ये जो एग्जीक्यूशन वाला प्रॉब्लम है और एबिलिटी हमारी टू एग्जीक्यूट ऑल दीज 41 कोर प्रोजेक्ट्स, जिससे आप 5 लाख जॉब्स बना सकें, 2 मिलियन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बना सकें और अदर इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन कर सकें, 7.5 लाख होम्स बना सकें। तो ये सब एग्जीक्यूट करने की प्रॉब्लम है। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हो गया तो द वर्ल्ड विल बी वॉचिंग हाउ इंडिया इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इन द कमिंग 10 to 15 ईयर्स। सो एग्जीक्यूशन इज द की। तो इस तरह से हम लोग अपने इस ओवरऑल एनालिसिस को ऑन विशाखा इकोनॉमिक रीजन खत्म करते हैं और इसमें से आप बहुत कुछ ले जा सकते हैं अपने मेंस के आंसर को इंप्रूव करने के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स विल ऐड ऑन इन योर मेंस आंसर। तो जीएस पेपर 3 में आपका आंसर अच्छा हो सकता है, पेपर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शन में आपका आंसर अच्छा हो सकता है, और आपके ओवरऑल थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट में कि कैसे लिबरल इकोनॉमिक्स भारत को आगे ले जा सकती है, उसके ऊपर आप बेहतर एसेस लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ योर टाइम, यू हैव टू कमेंट योर ओपिनियन कि आज का जो हमारा सेशन रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि विशाखा इकोनॉमिक रीजन इंडिया का नेक्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जैसे शेंजन रीजन इन चाइना, और ये फिर ये भी एक कॉजनरी टेल बन के रह जाएगा, एक फेल्ड प्रोजेक्ट बन के रह जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू। आपको मैंने सब कुछ बताया है, तो व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, डू लाइक एंड शेयर अगर आज के नॉलेज से आपको वैल्यू एडिशन मिला है, और do write to me on this channel Hipponomics so that we can discuss more. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day.